हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथोलॉजिक बिहाइंड। आज हम गेट 2017 का लीनियर अलजेब्रा का पेपर डिस्कस करेंगे। लीनियर अलजेब्रा में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2017 में गेट के एग्ज़ाम में, वो सभी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि ए बी 7x7 मैट्रिक्स, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, 7x7 की मैट्रिक्स है। तो अगर ये हमारे पास 7x7 की मैट्रिक है तो हम इंफॉर्मेशन अभी गैदर कर लेते हैं एक जगह पे, जो कुछ भी है हमारे पास। सो सच दैट 2a² माइनस a रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। 7x7 की मैट्रिक्स है और इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर कोई भी इक्वेशन मैट्रिक्स है यहाँ पे, जैसे ए मैट्रिक्स हमारे पास, और कोई भी इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो दैट मीन्स डेफिनेटली अगर हम, ये क्या हो जाएगा, एक तरह से हमारे पास एनिलेटिंग पॉलिनोमियल हो जाएगा। लाइक अगर जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a रेज टू द पावर 4 माइनस 2a² प्लस आइडेंटिटी बिकम्स 0। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल हो गया। और अगर एनिलेटिंग पॉलिनोमियल के सेंस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x² एंड प्लस 1। ठीक है, सो दिस इज एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। ये क्या कर रहा है, मैट्रिक्स को एनिलेट कर रहे हैं। ठीक है, px कुछ भी नाम दे दिया। सो अब क्या है हमारे पास कि अगर ये एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो मिनिमल पॉलिनोमियल डेफिनेटली इस इक्वेशन को डिवाइड करेगा। सो मिनिमल पॉलिनोमियल पक्का डिवाइड करेगा किसको, x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 को। तो इतना इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है आगे। सो इफ a हैज टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, a के पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, एंड ईच आइगन वैल्यूज हैज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा 3। सो मान लेते हैं कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमारे पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, और इनकी जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है दोनों की, वो क्या है हमारे पास, 3 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि लैम्डा 1 जो है वो 3 बार ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 रखेगा, मतलब a माइनस लैम्डा 1 आई ऑफ x का जो सॉल्यूशन होगा वो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। और उसी तरीके से a माइनस लैम्डा 2 आई का जो सॉल्यूशन होगा, x नॉन जीरो सॉल्यूशन, जो भी x नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। ओके, सो अब क्या है कि हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। तो मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से हमें मिलेगी x² माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, सो इसका मतलब हुआ मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आएंगी यहाँ से x माइनस 1 का स्क्वायर एंड x प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि a हैज़ टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ओके, तो इसका मतलब है कि 1 भी होगा और माइनस 1 भी होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगे। तो इसका मतलब हमें क्या पता चल गया कि लैम्डा 1 की वैल्यू 1 होगी और लैम्डा 2 की वैल्यू -1 होगी, या -1 और 1 मान सकते हैं कुछ भी। तो दो आइगन वैल्यूज हमें पता चल गई कि इसकी कौन कौन सी आइगन वैल्यू है, एक तो 1 है और एक -1 है। होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो दो आइगन वैल्यूज हमें मिल गई हैं। तो 1 की करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास नॉन जीरो सॉल्यूशन है वो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि a माइनस लैम्डा आई एक्स का नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने li सॉल्यूशन है, और यहाँ पे भी a माइनस माइनस प्लस 1 आई ऑफ x का 3 li सॉल्यूशन होगा हमारे पास। ओके, सो अब हमारे पास क्या हो गया, टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिल गए, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिल गई, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 मिल गई दोनों की। तो एक चीज़ हमें पता है कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जो होता है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोई भी लैम्डा आई का, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा आई होता है। ठीक है, इस चीज़ का यूज़ करेंगे। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमेशा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी से ज़्यादा होती है। तो अगर हम अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की बात करें 1 की, चूंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की 3 है, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जो होगी वो 1 की
वो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। ठीक इसी तरीके से अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1 जो होगी वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो आइगन वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है वो या तो 1 1 1 ये तो फिक्स है, -1 -1 -1 ये फिक्स है। ओके, और दो ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो या तो 1 एक बार रिपीट करेगा, या तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फर्स्ट, या सेकेंड पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं कि 1 3 टाइम्स हो और -1 4 टाइम्स हो। ऐसा इसलिए क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है 7 क्रॉस 7। ओके, और दो ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं और मल्टीप्लिसिटी 3 फिक्स हो गई, तो ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो फिक्स हो गया, दोनों में इतना फिक्स हो गया। अब या तो -1 एक बार ज़्यादा आ सकता है या 1 एक बार ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए इस क्वेश्चन में। आगे बोलता है टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज इन द जॉर्डन कैनिकल फॉर्म ऑफ ए। तो हमें जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में नॉन जीरो एंट्रीज देखनी है, तो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म पहले हम बना लेते हैं कि है क्या एक्चुअली में जॉर्डन कैनिकल फॉर्म, उसके बाद हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट केस, आप कोई भी केस उठा लोगे नॉन जीरो एंट्रीज सेम होंगी, इसलिए वो क्वेश्चन वहाँ पे बन रहा है, पर मैट्रिक्स डिफरेंट हो जाएगी पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि आइगन वैल्यूज डिफरेंट हो गए ना, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट होगी। तो एक चीज हम जानते हैं, ये क्या कि जॉर्डन कैनिकल फॉर्म में क्या होता है, जेसीएफ में क्या होता है कि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक, ठीक है, जो जॉर्डन ब्लॉक होती है हमारे पास, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स जो होती हैं वो एक्चुअली में होती है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा की जितनी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है उतनी ही नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे लिख दें करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्डा, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज 1 वैल्यू 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितनी ब्लॉक बनेंगी हमारे पास, 3 ब्लॉक्स बनेंगी 1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और ठीक उसी तरीके से नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज -1 ये भी 3 बनेंगी। तो अब बना लीजिए आप 3 ब्लॉक्स। ठीक है, फर्स्ट के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे भी, फर्स्ट जो ये हमने निकाला है फर्स्ट, इसके लिए एंड सेकंड के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड की ब्लॉक इधर लिखते हैं। फर्स्ट की ब्लॉक में क्या है, 1 के करस्पॉन्डिंग कितनी ब्लॉक्स बनेंगी, 3 ब्लॉक्स बनेंगी, है ना, 1 के करस्पॉन्डिंग 3 ब्लॉक्स बनेंगी। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितनी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब ये है कि 3 ब्लॉक बनानी हमें, तो एक ब्लॉक 1 की बनेगी, एक ब्लॉक 1 की बनेगी और एक ब्लॉक 2 की बनेगी, तभी तो 4 होगा ना काउंट करके। तो एक तो ये ब्लॉक बनेगा हमारे पास, है ना, 1 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि 3 ब्लॉक बननी है और टोटल 4 आइगन वैल्यूज हैं, तो 1 1 2 ही पॉसिबिलिटीज है। अगर 4 को 3 पार्टीशन में डिवाइड करते हो, सो यू हैव ओनली वन चॉइस, 2 1 1 1 2 2, तो ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है इसमें, आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हो। और -1 के करस्पॉन्डिंग 3 ब्लॉक्स बन रही हैं, तो ये भी क्या होगा, -1 एंड अगेन -1, तो ये ब्लॉक बन गई हमारे पास। आप ये इधर भी ब्लॉक बनाओगे सेकंड के करस्पॉन्डिंग, तो सेम ब्लॉक बनेगी, देखो थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएगी बस, नॉन जीरो एंट्री सेम रहेगा। यहाँ पे क्या है 1 1 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1 1 1 की ब्लॉक बनेगी, क्यों, क्योंकि अलजेब्राइक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो 3 ब्लॉक्स बननी है, टोटल 3 ब्लॉक्स बननी है 1 के करस्पॉन्डिंग, तो 3 आइगन वैल्यूज हैं, 3 ब्लॉक्स बननी है, तो 1 1 1 की ही पॉसिबल है। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 1 की और -1 की -1, और यहाँ पे 2 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा, है ना। सो ये हमारे पास, तो नॉन जीरो एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, आप नॉन जीरो एंट्रीज काउंट करोगे, आपके पास हर बार कितनी आएंगी, ये 2 है, 2 3 5 और 3 8, ठीक है, 2 3 5 और 3 8, यहाँ पे भी आप काउंट करोगे 3 3 2
7 और यहाँ पे वेट 3 to 5 और यहाँ पे 3 8। सो यहाँ पे टोटल 8 ब्लॉक 8 नॉन जीरो एंट्रीज बनेंगी, है ना। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू 8। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये समझ आ गया हो क्वेश्चन। सो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास कि कंसिडर द वेक्टर स्पेस वी। ओके, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस गिवन है और ये वेक्टर स्पेस के पास क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2 है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2 मतलब वी जो हमारे पास वो है, वी हमारे पास क्या है P2 ओवर और एंट्रीज R से हैं। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2। ओके, सो एक फंक्शन डिफाइन किया गया है 2 डिग्री पॉलिनोमियल से R पे। वो एक लीनियर फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसमें f ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0, f ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 और f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 गिवन है। और हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये सिंपल सा दिख रहा है, अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन में प्रॉपर्टी क्या होती है कि a अल्फ़ा प्लस b बीटा ऐसा कुछ है या c गामा ऐसा कुछ है, तो ये लीनियर की तरह से ओपन हो जाता है c ऑफ f अल्फ़ा सॉरी a ऑफ f अल्फ़ा प्लस b ऑफ f बीटा n प्लस c ऑफ f गामा। ओके, सो हमें बस क्या करना है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। कैसा कॉम्बिनेशन बनाना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू a है, a टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस b टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन प्लस c टाइम्स ऑफ f c टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम इसकी वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम सिंपली इसको लिख पाएंगे इस तरीके से, विच इज़ a ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस b ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन प्लस c ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एंड देन फिर हम ओपन कर देंगे a और b, c की वैल्यू फाइंड आउट करके a टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस b टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c टाइम्स ऑफ f एक्स स्क्वायर माइनस एक्स f ऑफ, और हमें इन तीनों की वैल्यू ऑलरेडी पता है और ए बी सी की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो मेन मोटिव इसको सॉल्व करने का बस इतना सा है कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। ओके, सो आप इसको सिंपली सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। लाइक कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस इक्वेशन को कोएफिशिएंट वाइज कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू a प्लस बी। अगर x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो 1 इज इक्वल्स टू a माइनस सी, और अगर एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल्स टू सी माइनस बी। ओके, अब एक चीज़ देखो, अगर इन तीनों को ऐड कर देते तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। तीनों को ऐड कर दो तो तीनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा 2a विच इज इक्वल्स टू 3 करके चेक कर लो। तीनों को अगर इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, 2a इज इक्वल्स टू 3 ऐसा कुछ आ जाएगा। ओके, सो सेकेंड कोएफिशिएंट क्या था हमारे पास a माइनस सी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि a की वैल्यू 3/2 है। अब एक चीज़ देखो, a से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 गिवन है, इसकी वैल्यू 0 गिवन है, तो a और b से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c से फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए, है ना। तो अगर हमें ये पता है, देखो एक तो ऐसे तरीका कर सकते हैं, दूसरा ये कर सकते हैं कि यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि बस सी पे मैटर कर रहा है ना बात। इसकी वैल्यू तो 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है, तो आप ए और बी कुछ भी हो जाए, कोई हमें इफेक्ट नहीं करेगा आंसर में, तो हम डायरेक्ट सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस वाले सेकेंड इक्वेशन से अगर हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी इज इक्वल्स टू ए माइनस 1, राइट, सी इज इक्वल्स टू ए माइनस 1 आएगा। तो इसका मतलब c इज इक्वल्स टू क्या आया 3/2 माइनस 1। ओके, 3/2 क्या होता है हमारा, हाफ होता है, हाफ में से अगर 1 कैंसिल सब्सटीट्यूट करोगे तो हाफ हो जाएगा। ओके,
तो अब b की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम इस इक्वेशन 1 में पुट करना चाहेंगे, देखो तो क्या होगा, f ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टाइम्स 0। f ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0 गिवन है, देखो यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक उसी तरह से b टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन 0 गिवन है, सो दिस इज 0। और बस c पे मैटर कर रहा बात, c की वैल्यू हाफ और इसकी वैल्यू 2, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आई 1, सो 1 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो सिंपली इस क्वेश्चन को बाय लीनियर कॉम्बिनेशन करके सब्स्टिट्यूट करके और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लीनियर की प्रॉपर्टी यूज़ की है क्योंकि फंक्शन हमारा लीनियर गिवन है, तो ये इस तरीके से यूज़ हो जाता है और फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A इज इक्वल्स टू ए आई जे ऑफ 10 क्रॉस 10। ए जो है हमारे पास वो ए आई जे एक मैट्रिक्स है जो कि 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है, राइट। और क्या क्या गिवन है हमारे पास, ए आई जे की वैल्यू 1 है व्हेन आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, और ए आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 वेयर अल्फा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि जो नॉन नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उन पे 1 रखना है हमें, और जो डायगोनल एंट्रीज है वहाँ पे अल्फा प्लस 1 रखना है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, देखो आई इज नॉट इक्वल टू जी गिवन है ना, इसका मतलब क्या होगा कि नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे विच इज ऑफ 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स। सपोज कर लो हमने बनाया 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स। ओके, सो ये हमारे पास कोई 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है जहाँ पे जो भी नॉन डायगोनल एंट्रीज है वहाँ पे क्या होंगी 1 होंगी, और जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वहाँ पे अल्फा प्लस 1 होगी। तो अल्फा कोई नंबर है, अल्फा प्लस 1, यहाँ पे अल्फा प्लस 1 एंड सो ऑन अल्फा प्लस 1, राइट। और बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वहाँ पे 1, बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वहाँ पे 1, ऐसा कुछ मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा। इसकी कोई मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। तो ये ए मैट्रिक्स हमारे पास है। लेट लैम्डा एंड म्यू बी टू लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा जो है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है और म्यू जो है हमारे पास स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू है, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यूज है। और अगर लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 24 है तो हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और इसकी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू विच इज़ लैम्डा और म्यू। पहले इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अभी देखते हैं वो कैसे हम करेंगे। तो अगर मैट्रिक्स ए को हम गौर से देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ए मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो ए मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं अल्फा अल्फा एंड सो ऑन अल्फा, मतलब अल्फा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी एंड प्लस बाकी सारे जगह पे 1 1 मैट्रिक्स। इसको जे मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे क्या है कि हमें ए की आइगन वैल्यूज चाहिए। ठीक है, देखो ये मैट्रिक्स हमारे पास मान के चलो इसको हमने नाम दिया A1 और इसको हमने नाम दिया B1। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज ऑफ ए जो होगा वो आइगन वैल्यूज ऑफ A1 प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ B1 हो जाएगा। क्यों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, हर मैट्रिक्स के साथ कॉम्यूट करता है, और जब भी मैट्रिक्स कॉम्यूट करता है तो आइगन वैल्यूज जो होती हैं वो आइगन वैल्यूज का सम हम कर सकते हैं। इन केस मान लो कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए है और उसको हमने किसी बी प्लस सी के फॉर्मेशन में लिख दिया, तो इस केस में हम नहीं यूज कर सकते कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए जो होगा इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ बी प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ सी। ये हमारे यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ठीक है, जब अगर ये आपस में कॉम्यूट करेगा तो ये वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और हमें ये पता है कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो हर मैट्रिक्स के साथ कॉम्यूट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आइगन वैल्यूज ऑफ ए जो होगी वो एग्जैक्टली इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ A1
एंड प्लस आइगन वैल्यूज ऑफ B1 होगी। अब देखो ये स्केलर में अब सारी की सारी बातें A1 पे और B1 पे आ गई है ना। तो A1 ए की सारी आइगन वैल्यूज क्या है, ए की सारी आइगन वैल्यूज क्या है देखो, अल्फा 1 अल्फा अल्फा एंड सो ऑन अल्फा, है ना। और B1 की आइगन वैल्यूज क्या है, ये जे मैट्रिक्स है, राइट। जे मैट्रिक्स के बारे में पता होगा कि एक जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो इसके ट्रेस का सम होता है और बाकी सारी आइगन वैल्यूज 0 होती हैं। तो 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है और ट्रेस क्या है हमारे पास 10, तो एक आइगन वैल्यूज हमारे पास 10 होगा और बाकी की जितनी आइगन वैल्यूज होंगी वो सारी 0 होंगी, ठीक है। तो अगर हम आइगन वैल्यूज ऑफ ए देखें यहाँ से, सो अगर हम ये इन जनरल ट्रू नहीं है, तो ये इन जनरल ट्रू नहीं है, इसको मैं ये कर दे रहा हूँ। अब देखो आइगन वैल्यूज ऑफ ए जो है हमारे पास वो क्या हो गई, अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस 10 एंड अल्फा अल्फा एंड सो ऑन अल्फा, ये हो गई हमारे पास। और हमें ये पता है कि अल्फा पॉजिटिव है, तो जो सबसे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी वो क्या होगी, अल्फा प्लस 10 होगी, है ना। और बाकी तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू अल्फा प्लस 10 और जो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू होगी वो अल्फा होगी, क्योंकि बाकी सारी आइगन वैल्यूज अल्फा है। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा हो जाएगी। ओके, अब ये इक्वेशन यूज करेंगे अगर हम, तो हमें अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। सो लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास, 24 गिवन है। तो इसका मतलब अल्फा प्लस 10 एन प्लस अल्फा इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को एंड फाइंड आउट कर लेंगे। सो ये हमारे पास देखो क्या है, 2 अल्फा इज इक्वल टू 14 एंड देन अल्फा इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये बहुत ही थोड़ा सा ट्रिक था इसमें यहाँ पे इसको चेंज करने का, और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि कब दो आइगन वैल्यूज का सम हम कर पाएंगे, है ना, मतलब सम के तौर पे वो खुल जाएगा आइगन वैल्यूज, ये पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा और इसकी वैल्यू है 7। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आप यहाँ पे 7 लिख सकते हो आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ यू एंड वी नल स्पेस ऑफ दिस, ओके, मतलब यू जो है वो नल स्पेस है इस मैट्रिक्स का और वी जो है वो नल स्पेस है इस मैट्रिक्स का। मतलब हमें क्या गिवन है कि यू ऐसा कॉम्बिनेशन है, यू ऐसा कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे ये कितने की मैट्रिक्स है, 2x4 की, 2x4 की मैट्रिक्स है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 वेक्टर्स आएंगे, x1 x2 x3 एंड x4 सच दैट इसमें क्या है, वो वो सारे वेक्टर्स जो इसके नल मैट्रिक्स में जाएंगे, मतलब वो सारे वेक्टर्स जो इस मैट्रिक्स से ऑपरेट करने पे 0 हो जाएं, राइट, तभी तो नल स्पेस में जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसके नल स्पेस में जाएगा, वो हमारे पास यू है। और v हमारे पास क्या गिवन है, v हमारे पास गिवन है y1 y2 y3 एंड y4, ओके। वो नल स्पेस है दूसरी मैट्रिक्स का 1 2 3 2 0 1 2 1, इस मैट्रिक्स का नल स्पेस है। तो देख लेते हैं हम इसको सॉल्व करके। अब हमें क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि हमें ये बताना है कि डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस ऑफ u प्लस वी। देखो u प्लस वी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ u प्लस वी क्या होता है, ये होता है डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v और माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v, ठीक है, ये चीज़ होता है। तो सबसे पहले ये देखो कि u की डायमेंशन और v की डायमेंशन क्या है, तो उसको जब देखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आएगा हमारे पास x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एक तरह से ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन है, होमोजीनियस सिस्टम का ये सॉल्यूशन है। तो होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन होता है जब, तो हम सॉल्यूशन में डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू n माइनस n जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, m क्रॉस n में जो n होता है, ये हमारे m क्रॉस n में जो n होता है, यानी जो वेक्टर्स हैं हमारे पास, माइनस नंबर ऑफ Li सॉल्यूशन, नंबर ऑफ Li सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें देखो कितने Li सॉल्यूशन है,
ये दोनों इक्वेशन एल आई है ना, ये दोनों, एक x1 x2 है, एक x3 x4 है, तो दोनों के दोनों आपस में एल आई हो गए। ठीक है, x1 x2 पर डिपेंड कर रहा है, x3 x4 पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास दोनों एल आई हो गए, दोनों सॉल्यूशन एल आई हो गए। तो पर डायमेंशन ऑफ यू क्या आया, 4 - 2 विच इज 2। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन भी चाहिए आपको यू का कि कौन से सॉल्यूशन यहाँ पे जाते हैं, तो जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे ऐसे, x1 इज इक्वल टू -x2। ठीक है, और x2 का ऐसे लिख दो x2, फिर x3 को हम लिख सकते हैं क्या, -x4, और x4 को एज इट इज लिख दो, है ना। तो आप देखोगे कि फर्स्ट वाला हमने यहाँ से सॉल्व किया है, और थर्ड वाला हमने यहाँ से सॉल्व किया है, क्योंकि x2 कुछ था नहीं तो x2 को x2 पे डिपेंड कर दिया, x4 कुछ था नहीं तो x4 को x4 से डिपेंड कर दिया। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास आएगा -1 1 0 0 टाइम्स x2 एन प्लस, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, एन प्लस x2 की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, सो देन प्लस यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, 0 0 -1 एंड 1 टाइम्स ऑफ x4। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन, तो आप देख लो ये दोनों के दोनों एल आई सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे। ठीक, उसी तरह से अगर डायमेंशन ऑफ वी फाइंड आउट करेंगे, तो डायमेंशन ऑफ वी भी क्या होगा, n माइनस नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशन, क्योंकि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस में n माइनस एल आई सॉल्यूशन होता है, और अगर ये नॉन होमोजीनियस होता तो नॉन होमोजीनियस में n माइनस आर प्लस 1 होता है। ठीक है, तो ये तो होमोजीनियस का हो गया, और जब भी हम नॉन होमोजीनियस लेते हैं तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 हो जाता है, पर अभी हम होमोजीनियस पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो सो यहाँ पे क्या होगा, n माइनस नंबर ऑफ एल आई सॉल्यूशन होगा। v का भी फाइंड आउट करेंगे तो v में भी क्या आ जाएगा, 4 - 2 आ जाएगा, आप देख लो यहाँ से, सो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया, देखो, और ये पता चल गया, हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, सपोज मान लो कि कोई वेक्टर अगर हमारे पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये अगर डायमेंशन ऑफ, ये अगर W1 इंटरसेक्शन, सॉरी यू वी है ना, यू इंटरसेक्शन वी पे बिलोंग कर रहे हैं, है ना, तो पक्का क्या कह सकते हैं यहाँ से, एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो है वो यू में भी बिलोंग करेगा और वी में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें वो हमारे पास यहाँ पे आएंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो फर्स्ट वाले को कौन सॉल्व कर रहा है, x1 + x2, तो हमने वेरिएबल चेंज किया तो यहाँ पे x + y हो जाएगा, x + y इज इक्वल टू 0 और z + w इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट वाले के लिए। सेकेंड वाले में अगर हम देखेंगे तो सेकेंड वाले में हमारे पास आएगा 1 2 3 2, ओके, सो 1 2 3 2, ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले इक्वेशन, और फिर आएगा 1 2 1, ओके, 1 छोड़ के 1 2 1, ये दो इक्वेशन है। तो टोटल हमारे पास ये चार इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करने वाली इक्वेशन आएंगी, है ना, उसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आएगा वही हमारे पास n माइनस करने के बाद डायमेंशन में जाएगा, है ना। सो इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आया, इसको जस्ट हमें सॉल्व करना है, ये देखना है कि नंबर ऑफ कितने एल आई सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -y हो जा रहा है और z इज इक्वल टू -w हो जा रहा है। अब इस चीज़ को यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब फर्स्ट वाले को सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन आएगा, है ना, जो 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और 2 को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो u में भी है और जो v में भी है। तो x y को हम लिख सकते हैं, y को हम लिख सकते हैं -x, है ना, या x को -y लिख लो +2y, और 3z, z को -w, तो -3w + 2w इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो y एज इट इज़ रखते हैं, w में बुलाना है हमें, तो z को w में कन्वर्ट करना होगा, 2w + w इक्वल टू 0। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे देखो ये दो इक्वेशन आ रहे हैं, जहाँ पे क्या आ रहा है, y - w इज इक्वल टू 0, और आ रहा है हमारे पास, और आ रहा है क्या, y - w इज इक्वल टू 0, ओके। तो देखो फर्स्ट में तो ये दो था हमारे पास, और सेकंड में जब इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन आ रही है, तो टोटल हमारे पास 3 एल आई सोल्यूशन आ रहे हैं, देखेंगे तो, है ना। देखो कैसे, तो हम x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं हम -y, ओके,
y इज इक्वल टू डब्लू है यहाँ पे, तो y माइनस वाई को माइनस डब्लू से हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू डब्लू, वाई इज इक्वल टू माइनस डब्लू, ठीक है। और यहाँ पे फिर z इज इक्वल टू माइनस डब्लू और w इज इक्वल टू डब्लू। सो यहाँ पे बस एक ही सॉल्यूशन आया हमारे पास, है ना, एक ही सॉल्यूशन आया। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, w कॉमन निकाल लेंगे, -1 1 -1 एंड 1, y इज इक्वल टू माइनस डब्लू है। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना, ये हमारे नल स्पेस में चला जाएगा। जैसे अगर आप नल स्पेस फाइंड आउट करना चाहोगे W1 U इंटरसेक्शन V का, तो हमारे पास आएगा -1 -1 -1 और 1, ठीक है। ये मैंने फुल एक्सप्लेन किया है इसमें। आप इस टाइप के कोई भी दूसरे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर डायमेंशन कितना आ रहा है हमारे पास, डायमेंशन 1 आ जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट निकल जा रहा है, डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन V शुड बी 1, ओके। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना था डायमेंशन ऑफ u प्लस वी, तो डायमेंशन u प्लस वी का फॉर्मूला था डायमेंशन u डायमेंशन v एंड माइनस डायमेंशन u इंटरसेक्शन v। तो डायमेंशन u हमारे पास आया 2, ये 2 और ये -1, सो दिस इज 3। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं 3, ओके। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हमने क्या किया है, पहले डायमेंशन निकाला u का, फिर v का, और फिर इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब हुआ जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके। तो हमने ये सॉल्व किया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन 2n×n मैट्रिक्स, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है n×n की, a एंड b विथ एंट्रीज c, जिसकी एंट्रीज हमारे पास c से है, ओके। सो हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है n×n स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स की, और उनकी एंट्रीज जो हम ले रहे हैं वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर से उठा रहे हैं। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स देखने क्या है। सो इफ a एंड b हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल देन a इज सिमिलर टू b। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर a है और b है, अगर इनके मिनिमल पॉलिनोमियल सेम हो गए, अगर इनके मिनिमल पॉलिनोमियल सेम हो गए तो मैट्रिक्स सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। मैट्रिक्स सिमिलर हो जाएंगी। देखो जब भी सिमिलर मैट्रिक्स की बात करें, सिमिलर मैट्रिक्स या किसी भी मैट्रिक्स के रैंक नलिटी की बात करें, अगर आप उनकी जॉर्डन ब्लॉक्स बना करके सोच पाओ तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखेंगे इसका आंसर क्या है। एंड सेकेंड क्यू स्टेटमेंट हमारे पास है कि इफ ए हैज n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू c रेज टू द पावर n सच दैट a माइनस लैम्डा u आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये कह रहा है कि a के पास अगर n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगी देन देयर एग्जिस्ट u, एक ऐसा u एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा u एग्जिस्ट करेगा such that u au and a raised to the power nu are linearly independent। ये हमारे पास क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू, तो इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे, पी ट्रू, दोनों ट्रू होंगे, केवल पी ट्रू होगा, क्यू ट्रू होगा, या दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। सो ये हमें देखना है। तो पहले देखो क्या है, पहले ए और बी को देखते हैं। ए और बी के पास सेम मिनिमल पॉलिनोमियल है। देखो मिनिमल पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, जॉर्डन ब्लॉक में जो हाईएस्ट ब्लॉक होता है वो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है, देता है ना। मिनिमल पॉलिनोमियल का जो ऑर्डर होता है हमारे पास, लाइक अगर मिनिमल पॉलिनोमियल का ऑर्डर कोई मान लो x-1 हमने माना, ठीक है, और हमने 2 मान लिया, तो सबसे बड़ी ब्लॉक क्या बनेगी, 2×2 की बनेगी, है ना। और अगर मान लो यहाँ पे भी, और बाकी जो बनेंगी वो 2×2 या 2 से छोटी बनेंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल के पास ऑर्डर कितना है, 2 है। तो मान लो एक में हमने 1×1 की बना दी 2 ब्लॉक, और दूसरी में हमने 2 ब्लॉक बना दी 2×2। तो इन दोनों मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल तो सेम हो गई, आइगन वैल्यूज 1 रख दो, यहाँ पे भी आइगन वैल्यूज 1 रख दो। जॉर्डन ब्लॉक बना रहे हैं एक्चुअली में हम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जॉर्डन ब्लॉक बना रहे हैं। एक काम करो, यहाँ पे 0 0 कर दो, 0 0 कर दो, और इसको ये दो ऐसे कर लेते हैं, एक में 1 रख लेते हैं एक्स्ट्रा और एक में टोटल रहने देते हैं, है ना। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 1। अब जब कैलकुलेट करोगे
तो मिनिमल पॉलिनोमियल देखो थोड़ा सा डिफरेंस 5x5 की अगर हम बना लेते हैं, मान लो 5x5 की बना लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बेनिफिट होगा हमारे पास। हम यहाँ पे अगर 2 बार 1 भी लिख दें और 1 बार 0 रखें तो देखो क्या होगा हमारे पास। सो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है ना। अब जीरो के करस्पॉन्डिंग मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा, एक्स रेज टू द पावर 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर ब्लॉक कितनी है, 1 है। इसमें भी देखो 1 है और हाईएस्ट ऑर्डर ब्लॉक x माइनस 1 की 2 है। तो ए मैट्रिक्स अगर हमने मान लिया इसको, और इसको अगर हमने बी मैट्रिक्स मान लिया, तो दोनों की मिनिमल पॉलिनोमियल सेम आएगी। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि जो भी हाईएस्ट ब्लॉक होगा वही किसी भी आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वही उसके मिनिमल पॉलिनोमियल का पावर होता है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास दो 2x2 की ब्लॉक है, तो हाईएस्ट जो है वो 2x2 की ब्लॉक है, और जीरो के करस्पॉन्डिंग जो हाईएस्ट ब्लॉक है वो 1 की है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 0 का पावर 1, दैट इज x टू द पावर 1। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हायर ऑर्डर कितनी है, देखो 2 है और 0 के करस्पॉन्डिंग 1 है। तो मिनिमल पॉलिनोमियल तो दोनों सेम होगा। क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सिमिलर होंगे, अगर सिमिलर मैट्रिक्स हैं तो रैंक सेम होना चाहिए, है ना। सिमिलर मैट्रिक्स की रैंक तो सेम होती है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे देखो रैंक कितना है, इसकी रैंक जो है, रैंक ऑफ ए जो है वो 3 है, बट रैंक ऑफ बी जो होगा वो हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब क्या कि ये मैट्रिक्स आपस में सिमिलर नहीं है, ए और बी आपस में सिमिलर नहीं है। तो बस मिनिमल पॉलिनोमियल के इक्वल होने से हम ये नहीं क्लेम कर पाएंगे कि इनके आपस की जो मैट्रिक्स होंगी वो सिमिलर होंगी। इसका मतलब हमारे पास पी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सो पी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आई होप ये चीज़ समझ में होगा। क्यू स्टेटमेंट को देखते हैं, क्यू क्या कह रहा है, इफ ए हैज एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, देखो एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है हमारे पास, ओके, देन देयर एग्जिस्ट यू, एक ऐसा यू एग्जिस्ट करेगा सच दैट यू ए रेज टू द पावर एन यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यू को आप अज्यूम करते हो आइगन वेक्टर ऑफ, मान लो कि हमारे पास एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, है ना, विच इज मान लो कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन लैम्डा एन आर एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो इनके करस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर्स होंगे, लाइक लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग मान लो v1 है, लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग मान लो v2 है, और लैम्डा एन के करस्पॉन्डिंग मान लो vn है। और अगर इन सब का सम कर दोगे ना, तो ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर जाएगा। ये यू ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 यू आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पे हमें ये पूछा गया कि देयर एग्जिस्ट यू, तो एक यू हमारे पास क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, कि आप जब सॉल्व करोगे यू ए रेज टू द पावर एन माइनस यू, ये आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेगा। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, पर पी जो हमारे पास है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, ओनली क्यू इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये हमारे पास था गेट 2017 का क्वेश्चन पेपर। जो भी लीनियर अलजेब्रा के थे उनको हमने सॉल्व किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियोस अच्छा लगता है तो आप कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। सो थैंक यू। और आगे फर्दर हम इसके लीनियर अलजेब्रा के गेट 2016 के क्वेश्चन, 18 के क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियोस को जल्द से जल्द देख लें और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें। थैंक यू।